लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में उन्होंने आज जनसभाओं को संबोधित किया। कर्नाटक के कोप्पल में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर रक्षा सौदे में घोटाला किया है। कांग्रेस शासन काल में जवानों को खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराए गए और सीमा पर जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिली। जेडीएस, कांग्रेस और इनके महामिलावटी दल हमारे देश की सुरक्षा को कोई महत्व नहीं देते। यही सोच है जिसकी वजह से इनके हर रक्षा सौदे में कोई न कोई घोटाला होता रहा। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे जवानों को ये खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराते हैं। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे वीरों को सीमा पर जरूरी सुविधाएं नहीं दी जाती। यही सोच है। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी चुनावी रैली को संबोधित किया और पीएम ने कहा कि आज दुनिया भारत को महाशक्ति मानती है, लेकिन पहले जब 10 साल तक एक सरकार थी तो देश में निराशा थी। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने आतंकियों में डर बिठा दिया है। चौकीदार उन्हें पाताल में भी निकालकर पाताल से सजा देगा और उन्होंने कहा कि यही विश्वास मेरी ताकत रहा है, जिसके दम पर कड़े फैसले ले पाया हूं। एक तरफ हमारे संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के ढकोसले हैं। एक तरफ पानी के लिए महायुति सरकार के काम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है। ऐसे ही अपराधों की वजह से देश के लोगों ने कांग्रेस का मन और कांग्रेस की नीयत को अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है, कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ। कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, तभी देश में गरीबी दूर होगी। और आइए महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। नांदेड़ में रविंद्र सिंह श्योरान मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रविंद्र, महाराष्ट्र की बात करें तो एनसीपी कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को, तो आज पीएम ने भी मौका नहीं छोड़ा और एनसीपी कांग्रेस को जमकर उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। क्या कुछ अहम बातें रही उनके आज की रैली में? देखिए, अहमदनगर में प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कुछ खास बातें कही, जिनमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो 10 साल का टाइम पीरियड जब था 2004 से 14 का यूपीए सरकार का, जिसमें एनसीपी एक सहयोगी दल के रूप में वहाँ पर लगातार काम कर रहा था। उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में सरकार थी कांग्रेस और एनसीपी की, उनमें किस तरीके से हर अलग अलग जो उसमें भ्रष्टाचार जो है वो देखा गया था। अलग अलग योजनाएँ जो थी उसमें भ्रष्टाचार और हथियारों की खरीद में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके लिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं शरद पवार, उन पर भी हमला करते हुए कहा कि ऐसा क्या, इतने स्टॉलवर्ट लीडर जो हैं शरद पवार, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि उन्हीं के सहयोगी दल यूपीए के हिस्सा रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला देश में 2 प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे हैं और शरद पवार जैसे कद्दावर नेता के मुंह से उसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? साथ ही उन्होंने जो इस इलाके के पिछड़ेपन की बात हो या फिर बहुत लंबे अरसे से हो रहे थे जो किसानों की आत्महत्या हों, उसके अलावा जो माइग्रेशन का था मामला, इन तमाम बातों को उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से पिछले लंबे अरसे में ये एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन है वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहा है और अलग अलग फ्रंट पे जहाँ पर काम होना चाहिए थे, महाराष्ट्र को आगे लेके जाना चाहिए था, वहाँ वो लेकर नहीं जा पाए, जिसका खामियाजा आज की जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। और इसका यही इलाज है कि बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है उसको दोबारा से चुना जाए इस इलाके में और ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जो है वो दी जाएं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस बात पर अहमदनगर की में रैली को संबोधित करते हुए, अहमदनगर जो इलाका है वो बड़ा अहम है, लगातार लंबे अरसे से बीजेपी सीट पर काबिज रही है। इस बार सुजय पाटिल जो कि
बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो राधा कृष्ण विखे पाटिल जो कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं विधानसभा में, उनके सुपुत्र हैं और उनको टिकट दे करके एक बड़ा तुरुप का इक्का बीजेपी ने फेंका है। और इस पूरे इलाके में जिसमें जहां पर दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें कोंकण, मराठवाड़ा, खानदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ इलाके आने वाले हैं, इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए 48 सीटें हैं, 7 पर चुनाव हो गया है और कांग्रेस और बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था 2014 में इस 48 सीटों में से 41 सीटें जीत पाने में कामयाब रहा था। उसी करिश्माई जीत को एक बार फिर से बीजेपी दोहराना चाह रही है और इसके लिए पिछले 5 साल में जो काम किए हैं, चाहे वो किसानों के वेलफेयर के लिए काम हो या फिर रोजगार मुहैया कराने की बातें हों, उन सब का जिक्र दिल्ली की सरकार ने जो काम किए और बंबई की जो सरकार ने काम किए हैं वो सब प्रधानमंत्री ने गिनवाया। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की बात की उन्होंने, जो विरोधी दल हैं उनको और किस तरीके उनको जमकर निशाने पर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें बताने के लिए पीएम की रैली से जुड़ी हुई बातें और साथ ही जो समीकरण वहां पर बैठ रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरह का मुकाबला है वो बताने के लिए। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया गया। मोदी सरकार ने पुलवामा हमले का बदला पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करके किया। आतंकवादी प्रवृत्ति करते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपमानित करते थे, कोई जवाब दिया नहीं। अभी पुलवामा पर हमला हुआ और पुलवामा पर हमले में 40 जवान शहीद हो गए, 40 जवान शहीद। मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जवानों की शहीदगी के 13वीं के दिन मोदी जी ने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया और हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों पर बम गिराकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के टुकड़े टुकड़े कर वापिस आ गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा के क्योंझर में भी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ओडिशा में कई विकास कार्य कराए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु में कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। कृष्णागिरी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस की न्याय योजना का जिक्र किया और कहा कि इससे देश के गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा। जिस तरह की योजना है कांग्रेस की सरकार में आने के बाद, सरकार आने पर हम देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के खाते में जाएगा। 72,000 rupees every year, 3,60,000 rupees in 5 years. We will make a list of the 20% poorest people in India. And then after that, every one of these families will be given 72,000 rupees every year. चुनावी बॉन्ड्स की वैधता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सभी दलों को इसके तहत मिले फंड की जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी राजनीतिक दल 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग को सील बंद लिफाफे में सौंपे। इस डिटेल में उन्हें डोनेशन में मिली रकम का जिक्र करना होगा और उन खातों का ब्यौरा भी देना होगा जिनमें रकम ट्रांसफर की गई है। अदालत ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिली डोनेशन का खुलासा किया जाए। कोर्ट ने एक अंतरिम निर्णय दिया है जो कि फाइनल नहीं है। उसमें ये कहा है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं उनका पूरा ब्यौरा एक सील लिफाफे में करके इलेक्शन कमीशन को देना है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड 15 मई तक बिक सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि 31 मई तक पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को दे दें। इलेक्शन कमीशन उस ब्यौरे को अपने पास रखेगा, किसी को नहीं देगा और फिर
नई तारीख लगाई जाएगी जिस पे पूरी तरह से केस सुना जाएगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और नतीजों का ऐलान 23 मई को होना है। चौथे चरण में महाराष्ट्र की 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13 सीट, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6-6, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार में 5, झारखंड में 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। और इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर लोगों की नजरें होंगी उनमें बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव, कानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी की मुनमुन सेन और बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। वहीं आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए भी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। इस दौर में 42 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की शिकायत की है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी सबूत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उसने सारी हदें पार कर दी हैं। ये केवल चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन करप्ट प्रैक्टिसेस की श्रेणी में भी आता है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी के झूठे, अनर्गल, बेबुनियाद और फ्रॉड बयानात को के खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि जो भी उनके बयान है वो पूरी तरह से तथ्यों से परे हैं। वहीं बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी और उनका गठबंधन तमिलनाडु की आवाज है और चुनावों में जनता उनके गठबंधन को ही जिताएगी। All the people of Tamil Nadu will support this alliance. There is the voice of all the people of Tamil Nadu in this alliance, and this alliance stands for a strong, stable, decisive, honest and visionary leader, Prime Minister Shri Narendra Modi. This alliance is working to strengthen Prime Minister Shri Narendra Modi's government and to ensure that the next government will have a big voice of the people of Tamil Nadu, will have a big representation of the people of Tamil Nadu. दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य के कुर्सियांग में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर सेना के शौर्य का राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें सेना के जवानों पर गर्व है, लेकिन उनके नाम पर वोट मांगना सही नहीं है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल प्रमुख भूमिका निभाएंगे और वो केंद्र में सरकार बनाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कुर्सियांग के विकास के लिए योजनाओं की भी बात की। इधर लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच हरियाणा में गठबंधन हुआ है। दोनों पार्टियों ने आज इसका औपचारिक ऐलान किया। जननायक जनता पार्टी राज्य में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आम आदमी पार्टी 3 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी और जेजेपी ने लोकसभा चुनाव के अंदर मिल करके हरियाणा के अंदर एक विकल्प देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस खंड खंड विखंडित है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और जेजेपी का ये आपसी तालमेल और गठबंधन, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी घूम रही है कि वो सारी सीटें जीत रही है, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हरियाणा का युवा उस बदलाव के मुहाने पर इस गठबंधन की मसाल को लेकर के आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा।
और उधर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन पर फैसला नहीं होने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी गठबंधन चाहती है। ये बातें कही गई। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो अभी भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। पार्टी के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको ने कहा कि जल्द ही दिल्ली की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी की ओर से कर दी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। मनमोहन सिंह सरकार में बाल विकास मंत्री रहीं कृष्णा तीरथ 2014 के चुनाव में उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर उदित राज से हार गई थीं और उसके बाद 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। और पुराने घर में आने का मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी घट जाती है जिसको एक्सीडेंट कहते हैं। एक एक्सीडेंट हुआ और आप वापस आ गए, तो उससे ज़्यादा क्योंकि मुझे अपने लोगों का, देश का और किस तरह से दलितों का, महिलाओं का, पीड़ितों का एक उद्धार करना है, तो जो पहले से एक क्षमता यहाँ है, इस पार्टी में है, उस क्षमता को और बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ।